रावण आयुर्विद्या आयुर्वेद के अंतर्गत वेलनेस एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के क्षेत्र में पिछले 6 सालों से अविरत कार्य कर रहा है। इसी प्रयास के अंतर्गत सनातन परंपरा और विज्ञान इनके समन्वय से निर्मित संजीवनी श्रृंखला का यह अगला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि रावण आयुर्विद्या की ओर से आप सभी का इस अक्षय तृतीया के पर्व पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे हम आखा तीज के नाम से जानते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन अगर हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें बहुत ही बरकत होती है, भाग्य मिलता है और हमें सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हर शुभ कार्य की शुरुआत आज से की जाए और हमारे हिंदू संस्कृति में यही परंपरा रही है। इसीलिए हम अक्षय तृतीया का पर्व मनाते आ रहे हैं। आज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है तथा श्री श्री रविशंकर जी का अवतरण दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। और आज के दिन ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति भी आज ही के दिन हुई थी। संजीवनी श्रृंखला की हमारी अगली कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनके विषय में मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत सारे पद और डिग्रियां अर्जित करी हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदा में वर्धा महात्मा गांधी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से किया है तथा उन्होंने इसके साथ ही वहीं से पीएचडी और एमफिल की डिग्री भी हासिल कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स में एडिटर के रूप में वो कार्यरत हैं और वर्तमान में वे शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अगत तंत्र विभाग से कार्यरत हैं। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने कुछ हमारे जर्नल्स जैसे वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन में एज एन एडिटर उन्होंने काम भी किया है। इसके साथ ही मैडम 2 आयुष प्रोजेक्ट्स में एज अ को इन्वेस्टिगेटर भी काम कर चुकी हैं, जिसमें अश्वगंधा, अगस्त्य हरितकी एवं योग का कोविड-19 के लंबे काल तक शरीर में असर को देखते हुए इस पर कार्य किया गया है तथा दूसरा कार्य उन्होंने अश्वगंधा पर पुनः वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में और कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में उसकी सेफ्टी को देखते हुए अश्वगंधा पर काफ़ी सारे काम किए हुए हैं। तो आइए हम आज मिलते हैं हमारी मुख्य अतिथि महोदया से, डॉक्टर शांति मन्याला जी। तो मैडम, हम आपसे आज यही जानना चाहेंगे। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद निधि मैडम, आपने बहुत डिटेल में मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल प्रत्येक वर्ग में, महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो और किसी भी उम्र में, हर घर में हम देख रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस विषय में आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? क्या ये कि लत है एक प्रकार की, या किस तरह का वातावरण चल रहा है कि हर कोई बिना कॉस्मेटिक्स से घर के बाहर ही नहीं निकलना चाहता है? कुछ बताइए आप इसके बारे में। एक्चुअली मैडम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। आजकल के युवक ऐसे हैं कि जो ऐसा अपन बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, वैसा है। एडवर्टाइजमेंट में जो भी चीज़ वो देखते हैं उसको वो अपने एक्चुअल जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ये बच्चे। तो अगर उनका कोई फेवरेट हीरो हीरोइन किसी स्पेसिफिक ब्रांड के कॉस्मेटिक को अगर वो लॉन्च करते हैं तो बच्चा यही कोशिश करता है कि वो उसी ब्रांड का कॉस्मेटिक यूज करे, उसी ब्रांड के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेके आए, उसको अपने डेली रूटीन, अपने रेगुलर जीवन में उसे अपना एक पार्ट बना ले। बच्चा ये कोशिश करता है। ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, इवन अपने अडल्ट एज ग्रुप के जो लोग हैं, अपने लेडीज है, मेल्स है, वो भी इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी एडवर्टाइजमेंट जो है, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है कि कॉस्मेटिक्स का इतना ज़्यादा तौर पर यूज हो रहा है। इसके अलावा पीयर प्रेशर भी है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आजकल तो स्कूल जाने वाले बच्चों में भी है कि मैंने इस कलर का लिपस्टिक लगाया है, इस कलर का मैंने नेल पॉलिश लगाया है। तो उसके साथ जो दूसरा बच्चा रहता है उसको भी लगता है कि हाँ, मेरे फ्रेंड ने ये लगाया है तो मैंने भी ये लगाना चाहिए।
तो वो भी अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में वो पीयर प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि जिसके वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंपेल हो रहे हैं कि वो उस टाइप का कॉस्मेटिक यूज़ करें, रेगुलरली उसको यूज़ करना ही है। अभी तो हम देख रहे हैं कि बच्चों में जिद है कि ये चाहिए ही हमको, मतलब इस लेवल तक जा चुका है कि बच्चे जिद करते हैं कि ये हमको इसी ब्रांड का चाहिए। नहीं तो वो बच्चे एकदम, हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं रेगुलर इसमें कि नहीं बेटा ये नहीं यूज करना है, इसकी जगह पर हम अगर ये यूज करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेगा। मतलब इस लेवल तक वो पीयर प्रेशर जा चुका है। इसके अलावा ब्रांडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। मतलब स्पेसिफिक ब्रांड्स यूज करने से लोग आजकल उसको स्टेटस सिंबल समझने लगे हैं। फीमेल्स किटी पार्टीज में जाती हैं, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हैं, तो उनका डिस्कशन का मेन टॉपिक ही ये टाइप का ब्रांड का कॉस्मेटिक, वो टाइप का ब्रांड का कॉस्मेटिक, ये रहता है। मतलब बाकी चीजों का डिस्कशन तो बाजू में ही रहता है, लेकिन ये डिस्कशन पर बहुत ज्यादा भर दिया जाता है। तो ब्रांडिंग भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कॉस्मेटिक्स का यूज अभी ऐसा हो गया, लत जैसा हो गया। पहले के जमाने में जब हमारे दादा दादी नाना नानी का जब जमाना था, उस टाइम पर जो भी हेयर प्रोडक्ट्स है या फिर फेस के प्रोडक्ट्स है वो अभी यूज में इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो भी वो यूज करते थे तो वो उतना टाइम निकाल कर अपना बनाते थे, उसको यूज भी करते थे, घर में भी उसको रखते थे और वो यूज भी करते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि सबको इंस्टेंट तुरंत रिजल्ट चाहिए, ऐसे डाला कि ऐसे हो ही जाना चाहिए काम। तो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए भी काफी ज्यादा यूज होने लगा है कॉस्मेटिक। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कॉस्मेटिक्स को आज, ये सारे फैक्टर्स ने एक बुरी लत बना दी है। मतलब वो जैसे ऑक्सीजन लेना जरूरी हो गया है, वैसे ही कॉस्मेटिक्स का यूज करना आज के डेट में एक नेसेसिटी हो गई है। आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से रासायनिक तत्व हैं जो कि सौंदर्य प्रसाधनों में जिनका उपयोग किया जा रहा है और जो हमारे त्वचा के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। एक्चुअली फ्रैंकली बात की जाए ना मैडम, तो आज के डेट में ऐसा कोई भी पदार्थ बचा नहीं है जिसमें केमिकल ना हो। मतलब जो हवा हम ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो पानी भी हम पी रहे हैं, उसमें भी केमिकल कहीं ना कहीं पाया ही जा रहा है। तो अब बस अपने को ये देखना है कि केमिकल किस परसेंटेज तक, किस हद तक उसमें पाया जा रहा है। तो इन सब लिस्ट में से कॉस्मेटिक तो अलग हुआ नहीं है, कॉस्मेटिक्स में भी केमिकल्स तो पाए ही जाने हैं। बस इतना है कि रेगुलर यूज में हम अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ केमिकल्स बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो अगर ये लिस्ट अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे कॉमन केमिकल्स देखेंगे जो कि हर एक कॉस्मेटिक में उसका यूज हो रहा है एंड अबाउ द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन यूज हो रहा है। मतलब अबाउ द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन यानी बॉडी के लिए जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, एक इंसान की बॉडी के लिए जितना हानिकारक नहीं है उतना अमाउंट के ऊपर वो यूज हो रहा है। तो ये लिस्ट में सबसे पहले सल्फेट्स है, पैराबीन्स है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स है, फॉर्माल्डिहाइड है। इसके अलावा हेवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, लेड है, कैडमियम, ये सारे जितने भी हेवी मेटल्स एंड केमिकल्स है उनका रेगुलर तौर पर बिना किसी प्रॉपर प्रिकॉशंस के कॉस्मेटिक्स में यूज होते ही जा रहा है। और ये यूज इस लास्ट 10 to 20 ईयर्स में जो यूजेज का रेशियो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैडम अभी जो आपने रासायनिक तत्व बताए, जिनके आपने नाम बताए, तो ये किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं, बताइए थोड़ा सा। जैसे मैडम जो भी प्रोडक्ट्स आजकल हम यंग जनरेशन है, मतलब बच्चे हैं, औरतें हैं, पुरुष है, जो भी मटेरियल्स वो यूज कर रहे हैं उन सभी में ये केमिकल्स कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन में तो ये सारे केमिकल्स उसमें पाए ही जाने वाले हैं। जो शैम्पूस हम यूज करते हैं, जो कंडीशनर्स हम रेगुलरली यूज करते हैं, इसके अलावा हेयर सीरम है, डिओड्रेंट्स है, इन सारी चीजों में ये केमिकल्स पाए ही जाने हैं। इतना ही है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स मतलब कुछ सब्सटेंसेस में कुछ कम कंसंट्रेशन में पाए जाएंगे, कुछ में ज्यादा कंसंट्रेशन में, लेकिन ये सारे ही केमिकल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि पैराबिन केमिकल के बारे में जो मैंने बताया था, उसमें ऐसा है कि वो केमिकल बॉडी के अंदर जाने के बाद जो डीएनए स्ट्रक्चर, जो बॉडी का बुनियादी स्ट्रक्चर बनाने वाले जो धातु है उसमें ही वो चेंज करके कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो पैराबिन्स के वजह से ब्रेस्ट कैंसर का भी रेशियो उतना
बढ़ चुका है। इवन छोटे बच्चे आजकल हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल प्यूबर्टी एज है लड़कियों में, आजकल 5 साल की लड़की में भी प्यूबर्टी के चेंजेस दिखते हैं हमको, जो कि बहुत ही दुखदायक विषय है कि जो चेंजेस हमको 15 साल की एज में, जो उसके बचपन में जो उसने एंजॉय करना चाहिए, जो उसका बचपन है, वो खत्म होकर कहीं ना कहीं बहुत ही अर्ली प्यूबर्टी हमको देखने के लिए मिल रही है। मतलब अर्ली प्यूबर्टी भी एक इम्पोर्टेंट चेंज है, इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है हेल्थ के ऊपर, बहुत ही हानिकारक इफेक्ट है। इसके अलावा पुरुषों में जो उनका स्पर्म काउंट है वो भी कम हो रहा है, पुरुषों में स्टेरिलिटी आ रही है। मतलब आजकल तो ऐसा हो गया है कि पहले के जमाने में 1000 के, अगर 1000 की पॉपुलेशन हम लेते हैं तो उसमें गिन चुन के 10 या 15 ही ऐसे कपल रहते थे जिनको मतलब बच्चे होने में या कंसीव होने में तकलीफ होती थी। अभी तो ऐसा है कि 500 से 600 कपल्स ऐसे हैं जिनमें कंसीव होने का प्रॉब्लम है। इसीलिए तो इतने फास्ट रेशियो में आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं। आज के डेट में सबसे ज्यादा फास्ट रेट में खुलने वाली 2 ही चीजें, एक तो पार्लर्स और दूसरा है आईवीएफ सेंटर्स। तो आप समझिए इन दोनों के बीच में का किस तरीके का कोरिलेशन चल रहा है। यहाँ पार्लर्स में जो कुछ यूज हो रहा है उसका एडवर्स इफेक्ट हमको यहाँ पे इस तरीके से आने वाली जनरेशन के लिए पे करना पड़ रहा है। तो स्टेरिलिटी है, इम्पोर्टेंस है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, अर्ली प्यूबर्टी हो रही है। इसके अलावा मर्क्यूरी, जो ये भी देखते हैं कि विडंबना इतनी ज्यादा हो गई है समाज में कि माताएं तो स्वयं करती ही है मेकअप, साथ में छोटी बच्चियों को भी वो इस तरह से इस्तेमाल करने को सिखा रही हैं। तो ये कितनी गलत बात हो सकती है? तो सीधी सी बात है ना मैडम, अगर बच्चा वही सीखेगा जो अपने वो पेरेंट्स को देखता है। अगर पेरेंट्स ही उस चीज को यूज कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स ही उस चीज को एंकरेज कर रहे हैं, तो वो तो बच्चा उसको देख देख के, बच्चा आधे से ज्यादा 70% बच्चा तो देख के ही सीखता है। तो वो देखे पेरेंट्स यूज करेंगे तो बच्चा उसको नेचुरली फॉलो करने की कोशिश करेगा ही। और इंडियन ट्रेडिशन में हम तो चाहते हैं कि बच्चे हमको फॉलो करें, तो हमने ये नहीं करना चाहिए कि बच्चे हमारे इस चीजों को फॉलो करें। बच्चे हमारे अच्छी चीजों को फॉलो करें तो उसका कुछ बेनिफिशियल यूज है सोसाइटी को। इसके अलावा हमने देखा है कि कॉस्मेटिक्स में मर्क्यूरी प्रेजेंट है। तो मर्क्यूरी जो हेवी मेटल है वो क्या करता है, वो मिलानिन का जो प्रोडक्शन रेट है स्किन में जो मिलानिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है, उसका जो भी प्रोड्यूस होने का जो मात्रा है उसको वो कम कर देता है नॉर्मल से। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन तो वाइट हो जाएगी, मतलब आप पार्लर से जैसे बाहर निकलेंगे आप एकदम सफेद दिखेंगे, लेकिन उसका ये एक हानिकारक इफेक्ट है कि अल्ट्रावायलेट रेस जो सूर्य से आ रही है उससे हमारे स्किन को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और इससे आगे लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्किन कैंसर, अर्ली प्यूबर्टी है, स्टेरिलिटी है, इम्पोर्टेंस है। जैसे लेडीज सिंदूर यूज करती हैं, तो सिंदूर यूज करने की वजह से सिंदूर में एक मेन कंपोनेंट है लेड नाम का केमिकल प्रेजेंट रहता है। तो पहले के जमाने में भी लेडीज सिंदूर यूज करती है, इंडियन ट्रेडिशन में सिंदूर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उस जमाने का जो सिंदूर था, उसके बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग का तरीका था, वो आज के डेट में वो बहुत अलग है। तो लेड जो नॉर्मल प्रोपोर्शन में जितना हमारे लैब्स ने बताया है कि इतना ही यूज होना चाहिए, वो मात्रा के ऊपर यूज होने की वजह से रेगुलर अप्लाई करती है मैरिड औरतें सभी अप्लाई करती हैं सिंदूर। तो सिंदूर अप्लाई करने की वजह से कहीं ना कहीं उनके स्किन के थ्रू वो एब्जर्व होता है, क्योंकि स्किन भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एब्जर्व करके पूरा वो जो केमिकल है वो पूरे मेन बॉडी के चैनल्स में चला जाता है। तो उसके वजह से कंटिन्यूअस मिसकैरेजेस के भी केसेस अभी ज्यादा बढ़ गए हैं। मिसकैरेजेस के केसेस, पीसीओडी, पीसीओएस, इसके अलावा अर्ली प्यूबर्टी, इम्पोर्टेंस, ये सारे केसेस बढ़ने का मेन कारण है एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स। अनलिमिटेड एक्सेसिव यूज अगर हम करते हैं उस चीज का तो वो हानिकारक ही है। अगर गोलियां भी उसकी नीड से ज्यादा, आवश्यक मात्रा से ज्यादा खाई जाए तो वो पॉइजन है। तो वैसे ही अगर आवश्यकता से ज्यादा उसको यूज किया जाए तो वो पॉइजनस ही इफेक्ट दिखाएगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब अभी आपने हमें बताया कि किस तरह से ये रासायनिक तत्व जो कि सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग किए जा रहे हैं इतने धड़ल्ले से, और वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि क्या ये हम इसका न्यूनतम इस्तेमाल करके भी आकर्षक दिख सकते हैं आज के समय में? हम हमारी जीवन शैली को किस तरह से बदलाव लाएं कि हमें ये सब इस्तेमाल कम करते हुए भी हम आकर्षक दिखें? पहले के जमाने में कैसा होता था मैडम, जल्दी ही सोते थे और जल्दी उठते थे। अगर उसी कंसेप्ट को हम फिर से वापस लाएं, जल्दी सो और जल्दी उठो, जैसे
माता पिता जो है वो बच्चों को बताएं कि जल्दी उठने के क्या फायदे हैं एंड जल्दी सोने के भी क्या फायदे हैं। अगर हम उनको बताएं अच्छे से तो वो बच्चे उस चीज को अपने रूटीन में, अपने डेली इसमें लाएंगे और उसको एक पार्ट बना के फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो उसे वापस उस सिस्टम को, उस प्रथा को वापस लाने के लिए पेरेंट्स ने ही एक स्टेप आगे लेके बच्चों को उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बताने हैं कि जल्दी उठने पर उनके बॉडी में क्या फ्रेशनेस लगेगा, उनके स्किन में क्या चेंजेस दिखेंगे हमको, उनका जो नॉर्मल त्रिदोष लेवल है वो किस तरीके से बैलेंस होगा। जैसे कि लेट नाइट्स हो रहे हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम तो खराब हो रही है, साथ में जो भ्राजक पित्त जो स्किन के नॉर्मल टेक्सचर और इसके लिए मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। एंड वो अफेक्ट होने की वजह से उसका ओवरऑल जो नेगेटिव ये है, मतलब पूरे बॉडी पे, स्किन पे, सभी सारी चीजों पे, हार्मोन लेवल्स पे, सभी पे हमको दिख रहा है। तो सबसे पहले जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये अगर इस चीज को हम पहले की तरह से अभी ला दे वापस उसको, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा कि हम नॉर्मल इसमें आ जाए। मतलब अगर ये फॉलो किया जाता है तो स्किन का टेक्सचर, स्किन का ग्लो अच्छा रहता ही है। तो नेचुरली जब आपका स्किन का ग्लो आपका नेचुरली अच्छा है तो आपको कोई आर्टिफिशियल चीज यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आर्टिफिशियल चीज की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो नेचुरली हमारी स्किन में है ही नहीं। हमको तुरंत किसी पार्टी में जाना है तो हमको तुरंत वो ग्लो और वो लश्चर हमारे फेस पे दिखना जरूरी है ताकि हम प्रेजेंटेबल बने। बच्चे भी यही देखते हैं। 24 घंटे अगर बना रहे तो हम हाँ, किसी भी वक्त हर फंक्शन के लिए तैयार रेडी हाँ, ही है। वो तो 24 आवर्स हम रेडी रहेंगे। तो वो रेडी रहने के लिए सबसे मेन चीज है कि आपने आपका जो जीवन शैली है, इसके अलावा जो जंक फूड आजकल यूज हो रहा है, तो वो जंक फूड की भी अगर मात्रा, एक तो जो चीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है उसको अचानक तो बंद किया नहीं जा सकता, लेकिन उसको ग्रेजुअली कम करके टोटली जीरो पर लाके कट ऑफ कर दिया जाए तो फिर, और उसकी जगह पर हेल्दी फूड जैसे हमको आयुर्वेद में बताया है, षड्रसात्मक आहार जो बताया है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो ये जो भी खान पान है वो अपने स्किन के टेक्सचर, स्किन के ग्लो के लिए भी उतना ही यूजफुल, उतना ही लाभदायक प्रूव हो सकता है। बच्चों को भी हेल्दी खाना दीजिए, बच्चे भी जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ नहीं जाएंगे। आप भी हेल्दी खाना खा सकते हैं, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, साथ में बच्चों की भी उतनी अच्छे से ग्लो करेगी। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में रहे हुए जो वेस्ट पदार्थ है या फिर जो टॉक्सिन्स है वो ऑटोमेटिकली आपके पसीने के थ्रू बाहर निकलते ही है। तो सुबह उठ के अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करने की, योगा करने की, मेडिटेशन करने की आदत जो पुराने जमाने में बहुत हर एक इंसान में देखी जाती थी, उस चीज को अगर हम फिर से वापस अपनी जीवन शैली में लाए तो फिर वो उतनी ही हमारी स्किन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, सारी चीजों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सभी के लिए उतनी लाभदायक होगी। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया जीवन शैली के बारे में जानकारी दी, तो क्या और भी कई ऐसे विधियां हैं जिनको हम अपना करके और फॉलो करें अपने डेली रूटीन में? मैडम, वैसे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे शास्त्रोक्त प्रोसीजर्स है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जिनका यूज करके हम क्रोनिक डिसीजेस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं हमें। जैसे हमारे यहाँ रावण आयुर्विद्या में कार्तिक स्नान, माघ स्नान, वैशाख स्नान, ऐसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स है जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे पीसीओडी, पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी, ऐसे केसेस में भी बहुत बेस्ट रिजल्ट्स उसके मिले हैं। तो अगर ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स को अगर फॉलो किया जाए तो ऐसे क्रोनिक डिसीजेस में भी हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही मैडम हम लोग देख रहे हैं आजकल यंगस्टर्स में स्पेशली ये टैटूज की परंपरा जो चली है, तो उसके भी क्या है कुछ साइड इफेक्ट्स? या जो रेडीमेड कोन्स, मेहंदी कोन्स आ गए, उनमें भी केमिकल्स रहते हैं? क्योंकि पहले की मेहंदी होती थी जो हम पत्तों से तोड़ते थे, उसके बाद हमें कूट के, पीस के, और फिर हम जो नेचुरल मेहंदी तैयार करते थे, उसके तो हम कुछ लाभ बताए गए हैं, शारीरिक शरीर को हमारे उससे लाभ ही मिलते थे, पर कलर भले ज़्यादा उतना नहीं आता। पर आजकल वो डार्क कलर आए और बिल्कुल 2 घंटे में रच जाए मेहंदी और फंक्शन के लिए हम रेडी हो जाए, इसके लिए इसका भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें कुछ आप बताइए मैम प्लीज़।
एक्चुअली मैडम वो टैटू का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, आजकल टैटू ट्रेंड चल रहा है। जी। बच्चों के लिए वो टैटू एक ट्रेंड हो चुका है। तो वो टैटूज इतना फ्रीक्वेंटली और इतना ज्यादा वो मतलब करते हैं कि हर एक बच्चे के हाथ में हमको, मतलब 5 साल का बच्चा रहे या फिर वो 16 ईयर्स का रहे या फिर वो अडल्ट रहे, तो भी उन लोगों में हमको टैटू ऐसे नॉर्मल ट्रेंड के जैसे दिख रहा है। तो टैटूज का रेगुलर यूज करने की वजह से टैटूज में मर्क्यूरी नाम का केमिकल प्रेजेंट रहता है, जो कि कैंसर कॉज करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। इसके अलावा स्किन एलर्जी, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं टैटू बनवाने की वजह से। और अगर एक टैटू, जो टैटू जिस मशीन से बना है, अगर वो ही उसका जो अंदर का पार्ट है वो चेंज किए बिना ही वो नेक्स्ट पर्सन को यूज किया जाए, और पहले इंसान को अगर कोई ब्लड बोर्न डिसीज है, जैसे कि HIV पॉजिटिव है पर्सन या फिर हेपेटाइटिस बी है पर्सन, तो वो फ्लूइड टू फ्लूइड, मतलब फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट की वजह से वो दूसरे पर्सन में भी हो सकता है। तो टैटूज जब हम बनवाते हैं तो वो प्रिकॉशन भी लेना जरूरी है। जब हमको भगवान ने नॉर्मल शरीर देकर ही एक अच्छा बनाया है, मतलब इतना सुंदर बनाया है, तो उसके ऊपर फिर से टैटू डालकर उसको और खराब करने की, एक्चुअल में तो वो टैटूज बनाकर वो खुद को और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको करने की जरूरत ही क्या है? जब आप इंसान तो भगवान की सबसे सुंदर क्रिएशन है, तो उसमें और आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो आपने तो मतलब एक्चुअली टैटू का जो ट्रेंड है वो इतने इंक्रीज होने के अलावा उसको भी ग्रेजुअली हमको कम करने की जरूरत है। बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि टैटूज बनवाने से क्या क्या हमको हानिकारक ये हो सकते हैं, ये बताना जरूरी है हमको। तो मैडम, जो हम मेहंदी कोन की बात कर रहे थे, तो उसमें कौन से रासायनिक तत्व मिले हुए रहते हैं? मैडम आजकल मेहंदी तो हर एक फंक्शन में, फैमिली फंक्शन रहे, मैरिजेस मैरिजेस में तो कॉमन ही है, मतलब शादियों में तो मेहंदी एक इम्पॉर्टेंट प्रथा है, तो उसमें तो लगती है। इसके अलावा जो भी फंक्शंस है, बर्थडे पार्टीज है या फिर जो भी फंक्शंस है, त्योहार वगैरह है, उसमें तो इंडियन ट्रेडिशन में तो मेहंदी लगती ही है। पुराने टाइम में कैसे होता था, हम वो मेहंदी के पेड़ से पत्ते तोड़ के लाते थे, फिर उसका पेस्ट बना के फीमेल्स लगाती थी। आज के इसमें उतना पेशेंस है ही नहीं, और इंस्टेंट तुरंत चाहिए, तुरंत मेहंदी लग जाए, तुरंत मेहंदी का कोन मिल जाए, तुरंत लग जाए और वो तुरंत रच भी जाए, ऐसा है। तो पहले कैसा था कि वो निक पेस्ट करती थी, फिर वो ला मतलब स्टोर करके उसको लगाते थे उतने पेशेंटली। आज के डेट में लेटेस्ट डिज़ाइंस, लेटेस्ट टाइप के मेहंदी कोन्स, ये सब अवेलेबल होने की वजह से वो जो पुराने टाइम का जो सिस्टम है कि हम नेचुरली पेड़ से निकाल के लाएंगे, उसका पेस्ट करके उसे वो हेल्दी फॉर्म में उसको लगाएंगे, वो सिस्टम तो नियर अबाउट पूरी तरीके से अभी ख़त्म ही होने आया है। जैसे अभी हम अगर मेहंदी को देखते हैं तो उसमें पैराफिनिल डायमाइन करके केमिकल प्रेजेंट रहता है, जो कि स्किन को रेड करता है, उसको उसमें खुजली, लालपना, एलर्जी वगैरह ये सब चीज़ें हमको देखने मिलती है। और उसके अलावा ये केमिकल बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू, जब मेहंदी हम हाथ में लगाते हैं या पैरों में लगाते हैं, तो उसके थ्रू भी बॉडी के अंदर जाके कई इफेक्ट, हार्मोन्स पर कई ऐसे हानिकारक इफेक्ट ला सकता है, जो कि आगे लॉन्ग ड्यूरेशन में हमको उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, अगर वो बहुत ही रेगुलरली लगा रहे हैं। अगर आपको लगाना ही है तो थोड़ा सा आप, मतलब जो पुराना सिस्टम है कि पेड़ से आप मतलब हर्बल पेस्ट लाए, उसको लगाए, वो सिस्टम अगर फिर से हम पुराने टाइम का फिर से आज के डेट में उसको लाने में अगर हम सफल होते हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं छोटी सफलता ही हो, क्यों ना हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के तौर पे रहेगा। अभी आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी थी इस तरह से, और भी दूसरी जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर के बारे में भी थोड़ा आपने पहले बताया है हमें, और अर्ली प्यूबर्टी की बात करें, हम फीमेल इनफर्टिलिटी की अगर बात करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो हमें देखना पड़ रहे हैं रूटीन में। हम जैसे हम देखते हैं हमारी बॉलीवुड एक्टर्स को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, आजकल इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। तो कैंसर भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा होता है, लोग सर्जरीज भी करा रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बाद में फिर वो ऐसे कन्वर्ट होती है, हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि कैंसर हो गया है इनको, या बहुत ज़्यादा ऐसे सुनने में आ रहे हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं कि इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा ही प्रेवलेंस है इसका? मैडम अगर देखा जाए तो
पिछले 20 से 30 साल पहले अगर हम ले तो कैंसर का जो प्रेवलेंस का रेट है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब हर 10 जनों में कम से कम 2 जनों को कैंसर है, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। एक तो कैसे कॉस्मेटिक्स इसमें कहीं ना कहीं एक 50 to 60% रोल प्ले कर ही रहे हैं। अब अगर एक्टर एंड एक्ट्रेस की बात करें तो वो 24 आवर्स उनका कॉस्मेटिक्स लगा हुआ ही रहता है, रेगुलर लॉन्ग टर्म यूज कॉस्मेटिक का रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके बॉडी पर, उनके स्किन पर उसका इफेक्ट मिलता ही है। तो वो उसके वजह से उन लोगों में कैंसर का जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि स्किन के थ्रू वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और पूरी तरीके से सर्कुलेट होता है। डीएनए जो हमारे बॉडी का एक मेन घटक है उसमें भी चेंजेस लाता है ये। इसके अलावा आजकल हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं उनमें ये होड़ मची हुई है कि हमको यही ब्रांड का यूज करना है। अगर थोड़ी सी सांवली महिला है तो उसको ये लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी गोरा होना है। ये जो जल्दी से जल्दी गोरा होने की जो कंपटीशन लगी है, इस चक्कर में वो स्पेसिफिक ब्रांड, यही ब्रांड का हमको यूज करना है। वो यूज करने के बावजूद भी जो रिजल्ट हम लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट्स या फिर नेचुरल डेली रेजिमेंट चेंज करके जो रिजल्ट हमको 4-5 महीने में मिल सकता है, उसको वही रिजल्ट 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में चाहिए। तो ये जो है उनके ब्रेन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट करता है। तो जो हैप्पी हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होता है और वो पर्सन डिप्रेशन को भी उतना प्रोन हो रहा है। मतलब वो लोग अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं बना पाते हैं सोसाइटी में, ये सोच के कि मैं ऐसी हूँ या फिर मैं ऐसी दिख रही हूँ तो मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, और वो इम्प्रूव करने का जो टेंशन है वो उनको नॉर्मल लाइफ जीने ही नहीं देता है। तो जैसे चल रहा है, जैसे उनकी स्किन टोन है, वो एक तो वो उससे सेटिस्फाइड रहते ही नहीं है, एंड दूसरा उनको, उनके मन में ये कंपटीशन रहता है कि हमको जल्दी से जल्दी इस चीज से छुटकारा पाना है और खुद को बेहतर बनाना है। तो ये खुद तो जो छुटकारा डोज पाना, बताए गए हैं उससे हाँ, ओवरडोज भी कर लेते हैं कई और बार। बेहतर बनने की कोशिश में क्या होता है कि एक तो उनमें डिप्रेशन भी पाया जाता है, हैप्पी हॉर्मोन्स का लेवल भी कम हो जाता है, साथ में ये उनके एंडोक्राइन सिस्टम पर, उनके हार्मोन लेवल्स पर, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, उसके ऊपर भी ये एक्ट करता है कहीं ना कहीं। इसलिए हम लोगों को आजकल अर्ली मेनोपॉज भी मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं उस चीज पर एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पैराबिन्स भी ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर वो स्पेसिफिकली आज के डेट में कॉज कर रहे हैं। अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीड कर रही है, मतलब बच्चे को दूध दे रही है, और वो महिला ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्मेटिक उस ब्रेस्ट मिल्क में जाके वो बच्चे में भी इफेक्ट ला सकता है। वो बच्चे में भी वो जो नेगेटिव इफेक्ट है, वो जो हानिकारक इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं हमको वो बच्चे में भी दिख सकते हैं। तो ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है कि मतलब जो कैंसर की तरफ लोगों को प्रवोक कर रहा है। तो मैडम एक बात बताइएगा कि जैसे कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमको पूरे हर समय मीडिया के सामने रहना है, या हम एक हर वक्त, जैसे कि हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, मूवीज में काम करने वाले हैं, कि हर वक्त हमको एक आकर्षक दिखना ही होता है। तो उसके लिए हमको, हमारे प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सौंदर्य प्रसाधनों का। तो इनके लिए कुछ एडवाइस है कि क्या वो प्रिकॉशन लें और किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करें? देखिए मैडम, ऐसा है कि पहले तो वो हर दिन उस कॉस्मेटिक को यूज कर रहे हैं, मतलब हर दिन उस केमिकल को यूज कर रहे हैं, तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो वो एक्यूमुलेट हो ही रहा है। तो वो जैसे जैसे बॉडी में अंदर जाके जमा हो रहा है, तो वो आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है दूषी विष जन्य विकार करके, तो दूषी विष जन्य विकार जो है वो उसको उत्पन्न करता है। मतलब वो ऐसे डिसीज कंडीशन है जो कि ये टॉक्सिन्स के अक्यूमुलेट होने के बाद फेवरेबल एटमॉस्फेयर के साथ हमको वो सिम्टम्स पर्सन में दिखते हैं, वो लक्षण हमको वो पर्सन में दिखते हैं। तो ये होता है कि अगर हम उनका यूज कम करें, जैसे कि अगर यूज कर भी रहे हैं आप कॉस्मेटिक्स, तो उसको रेगुलरली आपके फेस को वॉश कीजिए, दिन में 2-3 बार उसको वॉश कीजिए। रेगुलर वाटर कंजम्पशन का, जो पानी कंज्यूम करने का जो रेट, आजकल लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जैसे कि सेल्स मैन है या फिर सेल्स वुमेन है, अगर वो उस प्रोफेशन में है तो उनका पानी पीने का रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अभी हमने पानी का भी एक फिक्स रेशो रहता है, जैसे कि हर दिन हमको कम से कम इतना पानी पीना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा के लेवल पर अगर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम जितना पीना है उतना तो आपने आपके बॉडी के लिए पीना ही है।
इसके अलावा हेल्दी फूड जैसे अपने फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट से भी ज्यादा सीजनल फ्रूट्स, आयुर्वेद ज्यादा फोकस करता है सीजनल फ्रूट्स पे, क्योंकि आज के डेट में ऐसा हो गया है कि आम आपको पूरे 12 महीने मिल जाएगा, पर आम जो गर्मी के सीजन में आ रहा है वो नेचुरली वो सीजन ही है उसका, वो फ्रूट आने का। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स है जो आयुर्वेद में हमको बताए हैं कि ऋतु अनुसार जो भी फल आएंगे, तो वो फलों का अगर आप कंजम्पशन करते हैं रेगुलरली, तो भी आपके बॉडी को जो विटामिन की जरूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं आपके स्किन का टेक्सचर मेंटेन करने के लिए, तो वो अपने आप उन फ्रूट्स वो डाइट से अपने आप आ जाएगा। आज के डेट में तो ऐसा है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं तो उन सब में कीटनाशक दवाइयां जितनी है वो तो डली जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जा ही रही है। पर उसके साथ अगर हम ये फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स जो ऋतु के अनुसार आ रहे हैं उनका कंजम्पशन करेंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज योगा वगैरह करेंगे, तो वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी कि आपका स्किन का टेक्सचर कैसा है, आप कॉस्मेटिक्स का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका स्किन नेचुरली ही अच्छा है तो आपको इस लेवल तक कॉस्मेटिक्स के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पार्लर से या फिर अच्छे सेटअप में हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन नाम का एक स्लोगन चालू हो गया, एक मोर्चा जैसा हो गया है वो, कि डिटॉक्सिफिकेशन करना ही है। तो डिटॉक्सिफिकेशन आयुर्वेद में डिटॉक्स जो इन्होंने आयुर्वेद के नाम पर बांट रहे हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन मतलब एक आयुर्वेदिक सिस्टम है, आयुर्वेदिक प्रोसीजर है, पर आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन यानी सिर्फ पसीना बहाना ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं बताया है उन्होंने ये बोला है कि आप रेगुलर टाइम पर आपकी दिनचर्या के हिसाब से टाइम पर आप आपका स्नान कीजिए, आप आपका योगा प्राणायाम वगैरह कीजिए, आप आपका डाइट अच्छे से मेंटेन कीजिए। ये सारी चीजें अगर आप मेंटेन करते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी ने जो जो एंजाइम्स सिक्रीट करने चाहिए वो अपने आप नेचुरली वो सिक्रीट करना चालू कर देती है। तो जब अपने आप वो करेगी तो नेचुरली ये जितनी भी चीजें हैं उनका यूज आप अपने आप वो उसका रेट जो है यूज करने का वो अपने आप ही कम हो जाता है। तो ये जो है कि आयुर्वेद डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो आयुर्वेद का सिस्टम है, पर आयुर्वेद में शास्त्रों के हिसाब से ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन एक अलग ही कंसेप्ट है। आयुर्वेद में ये सारी चीजें हम शोधन में करते हैं, जो कि पंचकर्म एक अलग ही ब्रांच है जिसमें पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, उसकी अग्नि, उसका कोष्ठ, उसकी प्रकृति के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन को किस टाइप का प्रोसीजर चाहिए या फिर कौन से टॉक्सिन्स उसके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हुए हैं जिनको हमको बाहर निकालने की जरूरत है। आयुर्वेद तो मेन स्वास्थ्य रक्षणम में फोकस करता है, मतलब जो हेल्थ है उसको मेंटेन करो। जब आपके बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो उसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं आएगी। आप प्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हैं, आपके डेली लाइफस्टाइल ऐसा क्यों बना रहे हैं आपकी वो प्रोड्यूस हो। अगर हम उस पर भर दे कि हमारा लाइफस्टाइल हम सुधार ले तो ये टॉक्सिन से प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो फिर ना टॉक्सिन्स रहेंगे ना आपको डिटॉक्सिफिकेशन जैसा कंसेप्ट की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं बार बार केमिकल प्रोडक्ट्स की, जो बार बार सौंदर्य प्रसाधनों में जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनके आपने साइड इफ़ेक्ट्स बताए, प्रिकॉशंस बताए, तो हमें हर्बल यूज़ भी करना चाहिए। लेकिन आजकल हर्बल के नाम पे जैसे किचन से निकलने वाले हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फिर महिलाओं के पास वक्त ही नहीं होता है कि हम लेप बनाएं, चूर्ण बनाएं। इसके ऊपर भी बहुत चर्चाएं पहले भी हुई हैं कि केमिकल वाले बोलते हैं कि इतना टाइम नहीं, और हम आपको देखिए रेडीमेड इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स की भी? मैडम, एक तो हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे केमिकल प्रोडक्ट्स का जो मार्केटाइजेशन हुआ है, जो एडवर्टाइजमेंट हमको केमिकल प्रोडक्ट्स में मिल रही है, ब्रांडिंग जो मिल रही है, वो चीज़ को हर्बल प्रोडक्ट्स में उस चीज़ को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। तो अगर आप हर्बल प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करेंगे, उसका उतने अच्छे लेवल पर मार्केटिंग करेंगे, उसके मैन्युफैक्चर के टाइम पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो यूज़ करके उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स में हमको कभी कभी केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं या फिर हैवी मेटल्स यूज करने पड़ते हैं, लेकिन इन मेटल्स को अगर हम शोधन करके यूज करते हैं तो उनका जो भी वो टॉक्सिक कंटेंट, जो टॉक्सिक इफेक्ट या फिर जो नेगेटिव इफेक्ट हमको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कम होता है। तो ये जो भी हैवी मेटल्स वगैरह यूज हो रहे हैं, तो अगर इनका शोधन होता है, क्योंकि ये हैवी मेटल्स कहीं ना कहीं विष पदार्थ है, और विष का एक गुण है व्यावायु और वैकासिक गुण, जो आयुर्वेद में बताया
बनाया है वो सूक्ष्म चैनल तक भी जाता है, मतलब बॉडी के अंदर जो माइन्यूट चैनल है, छोटे से छोटे चैनल तक भी रीच करने की कैपेसिटी ये चीजें रखती हैं। तो अगर इनके ये अच्छे गुण का उपयोग, इनका शोधन करके हम यूज करें, तो ये जो नेगेटिव इफेक्ट ला रहे हैं, ये जो हानिकारक इफेक्ट ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको लाभकारी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये जो दूसरा कंसेप्ट है कि किचन के नुस्खे और आयुर्वेद, इसका कहीं को रिलेशन नहीं है। आयुर्वेद में हर चीज डिपेंडेंट रहती है इंसान की प्रकृति पर। जैसे हम मानते हैं कि डीएनए इंसान को बनाता है, वैसे ही आयुर्वेद, प्रकृति आयुर्वेद का डीएनए है जो कि इंसान को बनाता है। तो हर इंसान की प्रकृति परीक्षण के बाद अगर उसके लिए कौन से नुस्खे अच्छे हैं, कौन से मतलब मेथड उसने यूज करनी चाहिए, कौन से प्रोसीजर उसने करने चाहिए, या फिर कौन से हर्बल चीजें उसने यूज करनी चाहिए, ये हम अगर वहां के कोई लोकल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके अगर हम उनकी प्रकृति परीक्षण करवा के उनको यूज करवाएं, तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे वाला कंसेप्ट, ये कहीं मतलब उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आयुर्वेद हमेशा प्रकृति के हिसाब से मेडिसिन दो या फिर डाइट बताओ या फिर उसकी दिनचर्या या ऋतुचर्या या जो भी है वो उसकी प्रकृति पर ही डिपेंडेंट रहती है। प्रकृति मतलब डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। इसके अलावा मैडम ऐसा है कि आज के डेट में हर्बल, ऑथेंटिक हर्बल प्रोडक्ट्स मिलना भी बहुत ज्यादा, मतलब मिलते तो है लेकिन ऑथेंटिक होने चाहिए वो, मतलब जो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यूज करके बनाए गए हों और वो ऑथेंटिक है। डॉक्टर साहब, आज के संवाद के अंतिम चरणों में हम पहुंच रहे हैं, तो हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपने नेचुरल टेक्सचर टोन को, नेचुरल कलर को, नेचुरल हमारी जो एक कांति है उसको हम कैसे आगे तक मेंटेन कर सकते हैं? ऐसा है मैडम कि ईश्वर की सबसे सुंदर रचना इंसान है, तो फिर इतने सुंदर तरीके से जब उसने हमको क्रिएट किया है तो उसको और इम्प्रूव करने की, अपना स्किन कलर, अपना स्किन का नेचुरल टोन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जो आपका नेचुरल टोन है, उस जो नेचुरल लक्ष्य है, वो आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो आपका डाइट है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, अध्यात्म, ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करके आप, स्पिरिचुअलिटी भी रहनी चाहिए, सब फॉलो करके आप आपका नॉर्मल बॉडी का जो आपकी अग्नि है उसको मेंटेन करते हुए आप आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन सेक्रेट करवा सकते हैं, आपका मन शांत रह सकता है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है कि आपको एक अच्छा लस्ट्रस हेल्दी स्किन टोन मिले। आजकल की लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, तो इतने स्ट्रेस में आप पर्सन कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले कैसे रहता था, उसको जो चीजें मिलती थी उसकी जरूरत के लिए वो पूरी होती थी। आजकल जरूरत छोड़ के वो, जैसे बोलते हैं, नीड से ज्यादा ग्रीड आ गया है, मतलब लालच ज्यादा हो गई है, मतलब जरूरत से ज्यादा चाहिए। तो ये जरूरत से ज्यादा वाली चीज जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को डिससेटिस्फाइड बनाती है, मतलब वो तृप्त रहता ही नहीं है जो चीजें उसके पास है। तो जब वो तृप्त नहीं है तो वो हैप्पी रहता ही नहीं, खुश रहने की कोशिश ही नहीं करता है। तो जो वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते ही नहीं है, तो पूरे बॉडी, पूरे सिस्टम पर उसका एक हानिकारक इफेक्ट हमको देखने को मिलता ही है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर जो चीज हमको मिली है, जो चीज हमारे पास है, अगर उस चीज से हम सेटिस्फाइड रहते हैं तो फिर वो इफेक्ट हमको, वो हमारे स्किन में, हमारी बॉडी में, हमारे जो शरीर के अंग है, उन सारी चीजों में हमको उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलता ही है। तो इसके अलावा जो भी हम चीजें यूज करते हैं वो हर्बल है, अगर हर्बल ओरिजिन के है तो वो बहुत ज्यादा लाभदायक इफेक्ट देती है। जैसे हमारे यहाँ रावण आयुर्विद्या के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि शास्त्रोक्त तरीके से बनाए गए हैं, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे है जो कामाक्षी देवी मंत्र के उच्चारण के साथ बनाए गए हैं। तो ये जो भी मंत्र है वो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके ब्रेन पर उसके वाइब्रेशंस का बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। तो उसके वजह से जो भी आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस है वो सब बैलेंस होकर, आपका त्रिदोष का लेवल बैलेंस होकर एक अच्छा पंच धातु वाला बॉडी बन सकता है, जो कि आयुर्वेद की रिक्वायरमेंट है आज के दिन में। तो देखा आपने किस तरह से हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों को आप फॉलो करते हुए किस तरह से आप अपने जीवन शैली को बदल करके स्वयं को आकर्षक बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज के हमारे संवाद से आपको बहुत लाभ मिला होगा और समाज में फैली हुई भ्रांतियों को भी हम कुछ हद तक दूर कर पाए होंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
ये हमारा नया उपक्रम आपका स्वास्थ्य उत्तम रखने में सहायक हो, यही हमारा प्रयास है। हमसे जुड़े रहें और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए हमारे आगामी वीडियोस जरूर देखें। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं।